सो हेलो एवरीवन, इस दिस वीडियो में हम लोग टी टेस्ट के बारे में आज एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। आसान तरीके से पूरा चीज़ को समझेंगे एंड इसका जियोलॉजिकल रिलेवेंस एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, स्पेशली एक्सप्लोरेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ है वो भी देखेंगे। क्योंकि देखो, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ सुनर और लेटर, आज ना तो कल, एक्चुअली अच्छा एक्सप्लोरेशन में इसका ज़रूरत होगा ही होगा। हाँ, कितना देर तक आप अवॉइड करोगे, ऐसा आप आज नहीं तो कल आपको प्रॉपर सीरियस एक्सप्लोरेशन में आप अल्टीमेटली आपको यूज करना ही है। तो इसको एटलीस्ट फर्स्ट कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो टी टेस्ट वन ऑफ द डिफरेंट टाइप का हाइपोथेटिकल टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्ट होता है। हाइपोथेसिस टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी एक्सक्लूसिव डिस्कस किया। सो बाकी एक एक करके सब टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो पहले भी बोला था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी मान लो पॉपुलेशन का है, तो पॉपुलेशन नॉर्मल है कि नहीं वो इटसेल्फ जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके लिए तो हम लोग क्या अनबायस्ड रैंडम सैंपल करेंगे, एटलीस्ट अबाउट 30, है ना। बट 30 से कम होने से उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसी को टी टेस्ट में यूज होता है। मोर देन 30 होने से वेल एंड गुड, और भी अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऑल आर, ये जो तीन कर्व दिखा रहे थे, तीनों बेल शेपेड कर्व है, बट कर्टोसिस अलग है, पीक्डनेस अलग है, वो सब अलग है, नंबर ऑफ सैंपल्स, फ्रीक्वेंसी, वो सब अलग है, लेकिन ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तो नॉर्मल ही है। तो कम सैंपल होने से क्या इतना अच्छी तरह शार्पली सुंदर तरीका से कर्व नहीं बन रहा है, लेकिन आइडिया तो मिल रहा है ना मीन के बारे में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आपके पास समथिंग बेटर देन नथिंग टाइप का सिचुएशन है, जब सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, हाँ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल एंड स्क्यूड, ऐसा सिचुएशन होने से, स्क्यूडनेस तो पता है ना, स्क्यूड मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड होता है ना। तो स्क्यूडनेस मतलब आपको पता है, पहले भी हम लोग एक्सक्लूसिव डिस्कस किया। तो ये सब सर्कमस्टेंसेस में हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं। टी टेस्टिंग में सैंपल का नंबर अगर बहुत बढ़ जाता है धीरे धीरे, तो हम लोग वही सेम स्टाइल में जेड टेस्ट करते हैं। ठीक है, जेड एंड टी टेस्ट काफी रिलेटेड थिंग है, थोड़ा डिफरेंसेस है। नेक्स्ट में हम लोग इस वीडियो का बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेड के बारे में ही आएंगे। फिलहाल अब टेस्ट टी को देखते हैं। देखो, ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, it is often used in hypothesis testing to determine whether a process or treatment actually has an effect on the population of interest, or whether two groups are different from one another. So दो सेट ऑफ सैंपल है, तो दो सेट ऑफ सैंपल सेम पॉपुलेशन से हुआ है कि नहीं वो जब समझ पाओगे। सैंपल अल्टीमेटली पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है ना। तो एक सैंपल और दो अलग अलग सैंपल सेट है, तो वो दो सेट सेम पॉपुलेशन से है कि नहीं, या फिर दो सैंपल सेट में क्या डिफरेंस इन बिटवीन, ये सब समझने के लिए टी टेस्ट जरूरत होता है। इस पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, देखो, टी क्रिटिकल लेस देन इक्वल टू टी टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड टी क्रिटिकल मोर देन टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। जब टी क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा वो भी दिखाता हूँ नेक्स्ट में। अब जस्ट इसको पहले फॉर टाइमिंग देख लो। टी क्रिटिकल मतलब जिस जगह पे जिस टी वैल्यू का एक पर्टिकुलर रेंज टी टेबल रहता है, टेबल भी दिखाऊंगा, आसान तरीका से दिखाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट जितना बोल रहा हूँ धीरे धीरे फॉलो करो। टी क्रिटिकल जब लेस देन इक्वल टू होता है, मतलब ज्यादा नहीं होगा कभी भी, है ना, तब नल हाइपोथेसिस का हम लोग रिजेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या है वो भी बोला था, फिर भी बोलेंगे, डोंट वरी, एग्जांपल दिखाने से क्लियर हो जाएगा। एंड टी क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल मतलब वो वैल्यू रहता है टेबल में, मैं दिखाऊंगा, अगर मोर देन होता है ना, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो क्रिटिकल वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू को स्टैटिस्टिक का जो वैल्यू आएगा उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसको कम होना है, कैसे होगा सब दिखाएंगे। सो विथ इंक्रीजिंग एन टी टेंड्स टू जेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोल रहा था। तो क्रिटिकल वैल्यू मतलब क्या है अभी देखते हैं। ठीक है, देखो, हम लोग मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलने से 95% एरिया कवर होता है ना। सो अभी कर्सर को देखो, मैं इधर रख रहा हूँ, सपोज ये क्या है, इस साइड में ये क्या है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये दोनों का मिला के अगर 5% एरिया है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, 95%।
सो ये 5% में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बियॉन्ड होने से ये पोर्शन है छोटा सा 5%। तो ये रीजन को क्रिटिकल रीजन बोला जाता है, ठीक है। और भी अच्छी तरीके से बोलेंगे, डोंट वरी। फिलहाल हम लोग इसको तो पहले इंट्रोडक्टरी वे में हम लोग बोल रहे हैं सब चीज, धीरे धीरे एक करके एक हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ प्रॉपर्टी जान लो। ये साइक्लिक स्टाइल में जो रखा हुआ है ना, 7 कैरेक्टर हमेशा याद रखो, ठीक है। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। बेल शेपेड कर्व होता है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट सैंपल साइजेस नेचुरली। मीन इज 0, है ना। सिमेट्रिक बिकॉज मीन इज 0 मीन्स प्लस माइनस दोनों है, दैट मीन्स, है ना, नेगेटिव वाला। बट फिजिकली हम लोग जब कुछ चीज एनालाइज करेंगे वो डिपेंड करेगा। सिमेट्रिकल अबाउट द मीन नेचुरल, तभी तो नॉर्मल। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविजन इज अननोन, ये डिफरेंस हो जाता है जब जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तब नोन होता है इन जनरल। टोटल एरिया अंडर द टी कर्व इक्वल्स 1, ठीक है। अगर ये स्लाइड को इतना कुछ बोलने के बाद थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, दैट इज गुड इनफ। पूरा समझ में आने के लिए तो पूरा वीडियो है। नाउ हाउ टू यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी क्या बोल रहा था ना, ये जो टी क्रिटिकल वैल्यू, टी का तो हम लोग एक कैलकुलेशन, एक तो इक्वेशन है, वो इक्वेशन में डालेंगे, एग्जांपल दिखाऊंगा। पहले प्रीवियस वीडियो में आप अगर देखा होगा तो आपको क्लियर भी रहेगा, फिर भी दिखाता हूँ। कोई भी कैलकुलेशन रहता है, टी स्टैटिस्टिक बोलते हैं। वो दिखाने के बाद आपको पता चलेगा किसके साथ कंपेयर करना पड़ता है वैल्यू को। जो चीज के साथ कंपेयर करते हैं ना, वो क्रिटिकल वैल्यू होता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहता है, इसीलिए यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय फाइंडिंग इंटरसेक्शन ऑफ योर सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। क्रिटिकल लेवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों मिला के 1 होता है। ये क्या है, टोटल एरिया 1 बोल रहे थे ना, तो इसको ये टोटल एरिया मानो ब्लू कलर का कर्व को मान लो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका ये जितना एरिया कवर कर रहा है ना, इसके अंदर में दाग के नीचे जितना एरिया कवर है दैट इज 1। सो इसमें ये दोनों मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होने से इस साइड में इस ये वाला पोर्शन जहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, और ये वाला पोर्शन, सो वो 95 100 माइनस 95 दैट इज 5% ऑल टुगेदर। सो ये 2.5, ये 2.5, सो ये दोनों साइड में 2.5 पर क्या अलग है, जो रिप्रेजेंटेबल नहीं है ना, एरर रीजन में। तो इस रीजन को क्रिटिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। ये दोनों को मिला के 1 होता है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिला के होता है 1। सो हमको क्या करना है, फर्स्ट इंटरसेक्शन देखना है कि सिग्निफिकेंस लेवल कहाँ है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो भी समझाएंगे। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस में एक स्टैंडर्ड डेटा टेबल रहता है, वो टेबल से टी स्टैटिस्टिक वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी वैल्यूज व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। क्या है ना, सिग्निफिकेंस लेवल बोल रहा था अभी, तो सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा बोला जाता है, ठीक है। चूज द कॉलम इन द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दैट contains the significance level of your interest. Be sure to choose the alpha for a 1 or 2 tail t test. 1 2 tailed क्या है वो तो प्रीवियस वीडियो में बोला था मैं। देखो ये स्टैटिस्टिक ना हर वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वरना आप समझ नहीं पाओगे। बेस्ड ये अगर नहीं समझोगे कभी भी कोई भी वीडियो को दुनिया में कोई समझा नहीं पाएगा, बिकॉज ये ऑल आर लिंक्ड। एक ही 10 मिनट में सब चीज शॉर्टकट में नहीं होता है। बेस्ड ऑन योर टी टेस्ट मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंस लेवल इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द सैंपल एविडेंस मस्ट बी बिफोर डिटर्मिनिंग रिजल्ट सिग्निफिकेंट। ये सब समझने का बात है। तो अल्फा वैल्यू अभी बोला था ना, ये वाला पार्ट को ये इसका और क्लियर तरीके से समझाऊंगा। मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होने से जितना एरिया कवरेज होता है 1 माइनस उतना एरिया, ठीक है, वही है सिग्निफिकेंस लेवल। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है,
वो भी देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ दैट डिपेंड्स अपॉन द सैंपल, कितना नंबर ऑफ सैंपल्स है, ठीक है। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा का कॉम्बिनेशन का टेबल रहता है, ठीक है। वो टेबल स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके साथ तुम्हारा टी स्टैटिस्टिक में टी का वैल्यू क्या आ रहा है मैच करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। सो चूज द रो ऑफ द टी टेबल, टी का टेबल रहता है वो भी दिखाऊंगा, दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इन योर T test. DF is number of independent values that a statistical analysis can estimate. Typically, degree of freedom equals your sample size minus number of parameters you need to calculate during analysis. Suppose हम लोग एक एवरेज वैल्यू मांग रहा है, तो एक ही चीज विचार कर रहे हैं ना, हाइट, एक ही क्राइटेरिया, हाइट वर्सेस वेट, दो हो गया था, ऐसा करके सोचो। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो समझने के लिए, जो एक ही चीज जो होता है ना इंडिपेंडेंटली चेंज होता है, और कुछ चीज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि इधर देखो, इधर ये यहाँ पे 10 वैल्यूज है, 6, 8, 5, 9 ऐसा करके, लास्ट वैल्यू एक्स अननोन वैल्यू, एंड हमारा एवरेज दैट इज मीन इज नोन। तो मीन इज नोन मतलब क्या, टोटल 10 वैल्यू भी नोन, 10 वैल्यू आउट ऑफ दैट 9 वैल्यू नोन और मीन नोन। तो नेचुरली हमको क्या पता है, मीन अगर 6.9 है, हमारा टोटल वैल्यूज है 10 सैंपल्स है, तो 6.9 इंटू 10 69 टोटल हो जाएगा सम। तो फिर एक्स को क्या हमको जानने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, दिस 9 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस यू नो दिस 9 वैल्यूज, ऑटोमेटिकली दिस कैन बी कैलकुलेटेड। क्या होगा, 69 प्लस 69 माइनस ये सभी का टोटल है ना, ये सभी का टोटल करो, 6 प्लस 8 प्लस 5 9 6 8 4 11 7, इसका टोटल होने से क्या हो रहा है 62 होगा, 64 आएगा ना। सो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 5, 69 माइनस 64, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया ना। So, इधर पे एक ही वैल्यू है जो डिपेंडेंट है, ऑटोमेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड। सो देयरफॉर हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। सिमिलरली ऐसा स्टाइल में आप जब दो वैल्यू को कैलकुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ठीक है। आई होप इतना लेजिबल वे में आप समझाने से समझ गया होगा। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा, इसके बेसिस में हम लोग क्रिटिकल एरिया चूज करते हैं ना, क्रिटिकल रीजन, तो वो चीज हम लोग टेबल में देख लेते हैं डायरेक्ट। और हम लोग जो टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं उसको इसके साथ मैच करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है फिर आऊंगा ठीक है ना। और अगेन देखो, क्लैरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल रीजन, देखो पी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इस रीजन में जो भी वैल्यू आता है ना उसको पी वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। इट इज बिटवीन 0 to 1 बिकॉज नेचुरली ये टोटल एरिया, टोटल इसके अंदर में तो अगर 1 है तो ये तो इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा 0 to 1 के अंदर ही होगा ना, ठीक है। इसको और एक क्या है, विथ assumption दैट null hypothesis is true it is the probability with assumption that null hypothesis is true। p वैल्यू को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है प्रोबेबिलिटी वैल्यू at which null hypothesis is rejected। देखो ना, इधर एक कॉइन टॉस कर रहा है सपोज, है कॉइन टॉस कर रहे हो 1000 बार, इन जनरल क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी 1/2 ना, 50% प्रोबेबिलिटी हेड का, 50% टेल का। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.5। सो मैक्सिमम पार्ट मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन एरिया क्या बोल रहा है 0.5, एंड नॉट 0.5 मतलब इधर 0.5 से ज्यादा और 0.5 से कम, एक को मान लो हेड, इन टर्म्स ऑफ हेड। सो हेड गिनने का चांस क्या है 0.5 है, सबसे ज्यादा बोलोगे, एंड 50 से ज्यादा हेड गिनने का थोड़ा प्रोबेबिलिटी रहता है, 50 के कम होने का भी प्रोबेबिलिटी रहता है, बट वो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होएगा ना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1/2 मीन्स 50%। सो ये जो एरिया है ना, दोनों एरिया, ये नैरो एरिया है, छोटा एरिया है, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हेड टेल्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आए या फिर बहुत कम गिरे, है ना। सो पी वैल्यूज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल बिकॉज ये टोटल एरिया 1 है,
सो 1 माइनस समथिंग मतलब 0 पॉइंट समथिंग ऐसा करके ही होगा ना। यूजुअली पी वैल्यूज ऑफ 0.05 इज यूज्ड क्योंकि मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 95%, 0.95 है ना। तो 1 माइनस 0.95 करने से क्या होगा, 0.05 आएगा। सो 0.05 ये दोनों साइड में ऑल टुगेदर करके है ना। सो हाइपोथेसिस क्या है, नॉर्मल जो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, प्रोबेबिलिटी है 0.5। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नॉट इक्वल टू 0.5। सो इसीलिए बोल रहा हूँ जब नल हाइपोथेसिस तो फिर रिजेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू अल्फा। इसमें माइनस के बारे में बात ही नहीं होगा ना ये पर्टिकुलर केस में। इसमें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नेगेटिव बोल के कुछ नहीं होता है, सॉलिड नंबर आएगा, एक मतलब एक, -1 बोल के कोई ट्रायल तो नहीं होता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर केस पॉइंटर्स में हम लोग इसी साइड को चूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या 5% है ना, 0.05% है रॉन्ग होने का, है ना 0.5। तो अभी देखो P लेस देन इक्वल टू अल्फा होने से क्या है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। एंड P मोर देन अल्फा होने से फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, है ना, ठीक है। इस जगह पे क्या है, इस जगह पे आने से रिजेक्ट होगा नल हाइपोथेसिस, इस जगह पे आने से भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। तो ये वैल्यू को बोला जाता है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा है ना, ये वैल्यू तो 1, ये तो टुगेदर 1 है। सो ये एरिया का क्या है, ये कॉन्फिडेंस लेवल। सो 1 माइनस अल्फा इज कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। सो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ गया। अल्फा मतलब बोला जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है ना, समझ गया। सो इसमें क्या है, पी लेस देन इक्वल टू अल्फा होना है, प्रोबेबिलिटी अल्फा से भी कम होना है, तभी तो होगा। 0.5 या उससे कम होने से तभी तो इधर आएगा, अदरवाइज 0.5 से ज्यादा होने से तो ये सब एरिया में गिरेगा। तो इसीलिए ये एरिया 0.95 एरिया, ये 0.025 ईच। हाँ, आई होप यहाँ तक समझ गया। इसीलिए उसके बेसिस में ये अल्फा को हमको इधर क्या होगा, तो फिर 0.025 जब पॉजिटिव चीज के बारे में 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.0 ये हो जाएगा ना, 0.5 हो जाएगा। नाउ यहाँ तक जब समझ गया तो नेक्स्ट में देखो व्हेन टू यूज टी टेस्ट। अभी बोल रहा था ना, ऑल यार इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होना पड़ेगा, है ना, हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ वेरिएंस विद इन ईच ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड। दो ग्रुप का बारे में जो ये कर रहे थे ना। सो टी टेस्ट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है। इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल केमिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं ना लैब में। सो लैब में जब रिपीटेशन होता है, एक सैंपल का एनालिसिस किया एक लैब में, फिर कैलिब्रेशन या फिर गलत है कि नहीं, सेम सेट ऑफ सैंपल को दूसरा लैब में किया, अगर अभी दोनों रिजल्ट तो जरूरी नहीं हर एक रिजल्ट सेम आएगा, बट सिमिलर तो आएगा ना। बहुत बड़ा टेस्ट बहुत गलत होने से तब, इसीलिए टी टेस्ट करने से ना दोनों सैंपल सेट का इक्वल है, ठीक ठाक रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग समझ जाएंगे, समझ रहे, तभी लैब का कोई एरर है कि नहीं हम लोग पकड़ पाएंगे और ऑथेंटिकेटेड करेंगे। If you want to compare more than two groups or if you want to do multiple pairwise comparison, use ANOVA test और बोस्टॉक टेस्ट, वो सब बाद में देखेंगे। अभी टी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट, मीनिंग दैट इट मेक्स सेम assumption about your data as other parametric tests. टी टेस्ट assume that ये सब तो बोला है। So what should I use, है ना, कैसे करके करना है और किस टाइप का टी टेस्ट का थोड़ा वेरिएशन होता है, अलग अलग स्टाइल का 3 टाइप का टी टेस्ट होता है ना। व्हेन चूजिंग a t-test, you will need to consider two things: whether the groups being compared come from a single population or two different populations. अभी बोल रहा था ना,
अगर सेम सैंपल का दो डुप्लीकेट रखे हो, है ना, दो अलग अलग लैब में कर रहे हो, तो पॉपुलेशन इज सेम, है ना। तो आप नोन टू अननोन करो, दो सैंपल का टी टेस्ट करो, वैसे ही सेम रिजल्ट ही आएगा। एंड वेदर यू वांट टू टेस्ट द डिफरेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि हम सेम सैंपल को, दो सेट सैंपल को, ये दो सैंपल सेट में तो दो अलग लैब में करने से भी रिजल्ट सेम है कि नहीं वो डायरेक्टली देखेंगे। तो यही दो चीज है ना। सो इसीलिए वन सैंपल, टू सैंपल और पेयर टी टेस्ट ये सब चीज होता है। इफ द ग्रुप कम फ्रॉम ए सिंगल पॉपुलेशन, है ना, मेजरिंग बिफोर एंड आफ्टर एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, परफॉर्म पेयर टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, ठीक है। This is within subject design. If the group comes from different population, two different species or population from two separate cities, perform two sample t test. Now हम लोग सेम बोरहोल का डेटा, हाँ, दो दो अलग अलग हिस्सा में बांट के दो अलग अलग लैब में भेज दिया, है ना। तो ये इस टाइम पे अगर हमको कंपेयर करना है तब पेयर टी टेस्ट करेंगे। लेकिन दो अलग अलग, दो एरिया है लेकिन दो अलग बोरहोल का सैंपल है, तो वो अलग अलग सैंपल होगा। तब क्या करेंगे, टू सैंपल टी टेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड इफ देयर इज वन ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड वैल्यू, परफॉर्म ए वन सैंपल टी टेस्ट। स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे सीआरएम रहता है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल फॉर एग्जांपल, हाँ, एक पर्टिकुलर रॉक का, उसके रेफरेंस में हम लोग सभी का जब करेंगे ना तब वन सैंपल टी टेस्ट बोलते, ठीक है। सो वन टेल, टू टेल टी टेस्ट, इसमें फिर अदर दो चीज समझना है। इफ यू ओनली केयर वेदर द टू पॉपुलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, परफॉर्म ए टू टेल टेस्ट, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू नो वेदर वन पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन और लेस देन द अदर, परफॉर्म वन टेल टी टेस्ट, ठीक है। आपको ग्रेटर देन और लेस देन दोनों चीज जानना है, जब तब करना है टू टेल्ड। जस्ट इक्वल टू है नहीं बस, तब टू टेल्ड। ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। बट अब अगर आप ऑलरेडी जानते हो ओनली ग्रेटर देन देखना है या ओनली लेस देन देखना है, तब बाकी दोनों चीज में क्या करना है, वन टेल्ड टेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि इधर एक एग्जांपल है, देखो, कंपनी XYZ कोई कंपनी है, want to test claim that their batteries last more than 40 hours, ठीक है। यूजिंग ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड वी ड्रॉ 15 बैटरीज विथ मीन तो नोन होना चाहिए 44.9 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन इज 8.9 आवर्स। वी नीड टू टेस्ट दिस क्लेम। क्लेम क्या कर रहे हैं कि बैटरीज लास्ट मोर देन 40 आवर्स, है ना। सो नल हाइपोथेसिस क्या है, इक्वल टू 40, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मोर देन 40, हाँ। सो इधर टी का जो वैल्यू हम लोग क्या, मीन माइनस, एक्चुअली सैंपल का जो मीन आ रहा है माइनस पॉपुलेशन मीन, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो पॉपुलेशन सोच रहे हैं, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट ऑफ एन। एन मतलब क्या बोल रहा हूँ, 15। 15 मतलब हो गया क्या कि टोटल लेस देन 30, सो देयरफॉर विल बी कैरिंग ऑन टी टेस्ट, बिकॉज 30 से ज्यादा होने से जेड टेस्ट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का ब्रॉडली आइडिया है ना। तो हम लोग इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या करेंगे, 40 आवर्स वो लोग बोल रहे हैं, मिला है 44.9, 44.9 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 8.9, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रूट ओवर 15, है ना। इसको कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है, टी स्टैटिस्टिक 2.13 आ रहा है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है बोल रहा था, आउट ऑफ 15 होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, n-1 14 आएगा, है ना। बिकॉज एक वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाता है मीन रहने से। मीन अगर पता है तो आपको ऑटोमेटिक एक वैल्यू को तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना, बाकी 14 जानने से। तो 14 वैल्यूज है इंडिपेंडेंट, है ना, एक है डिपेंडेंट आउट ऑफ 15, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 14, ठीक है। तो ये 14 एंड क्रिटिकल वैल्यू क्या है इसमें 2
ये देखो, वी नीड टू टेस्ट दिस क्लेम बोल रहा है ना। सो हम लोग कितना डिग्री ऑफ इसमें करेंगे, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। सो 0.5 वैल्यू वाला अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0.5 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 14। ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे लिस्ट से, हाँ ठीक है। सो टी क्रिटिकल वैल्यू को पहले देख लेते हैं। ये देखो इधर एक लिस्ट है ना टी टेस्ट के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 14 होगा एंड ये होगा 0.05, क्या आएगा 1.76 आ रहा है, देखो 1.76, ठीक है। नाउ ये देखो इधर भी 1.76 क्रिटिकल वैल्यू है 0.05 के लिए, है ना। सो 1.76 के कंपैरिजन में ये क्या है, काफी ज्यादा है। सो ये क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आ रहा है ना। हमारा तो हाइपोथेसिस क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेकिन ये तो ग्रेटर देन आ रहा है क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है। टी स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन आ रहा है ना। हमारा नाल हाइपोथेसिस क्या है, इक्वल टू होना है ना। सो ये इट इज नॉट इक्वल टू आ रहा है ना। सो नाल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। सो जो क्लेम कर रहा है 40 आवर्स, मोर देन 40 आवर्स आएगा, नॉट नेसेसरी, मोर देन 40 आवर्स नॉट नेसेसरी हो रहा है, देखो, है ना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, मोर देन 40, ठीक है। सो नाल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, इक्वल टू 40। अल्टीमेटली क्रिटिकल वैल्यू क्या है, टी स्टैटिस्टिक क्रिटिकल वैल्यू काफी कम हो रहा है ना स्टैटिस्टिकल वैल्यू से। सो नाल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। सो क्रिटिकल वैल्यू से हमारा ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, ज्यादा है। सो कौन सा रीजन में आ रहा है, ये सपोज 1.96 ये क्रिटिकल का लेंथ है, हमारा तो वैल्यू उससे भी ज्यादा है, तो इसके अंदर में चला जा रहा है ना। सो एरिया ऑफ रिजेक्शन में चला गया ना, ठीक है। ये तो रिजेक्ट नाल हाइपोथेसिस, इधर भी रिजेक्ट है। सपोज ये क्रिटिकल वैल्यू है, तुम्हारा वैल्यू तो उससे ज्यादा है, तो इधर आ जाएगा। सो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। देखो टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, एंड हमेशा बोल रहा था ना कि टाइप 1 मतलब यस वाला एरर एंड टाइप 2 मतलब नो वाला एरर। एरर दोनों है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव occurs if an investigator reject a null hypothesis that is actually true in the population, है पॉपुलेशन में एक्चुअली ट्रू है, ये रिजेक्ट कर रहा है। एंड टाइप 2 एरर फॉल्स नेगेटिव, it occurs if the investigator fail to reject a null hypothesis that is actually false in the population, ठीक है। अगर राइट समझ गया ना, फॉल्स पॉपुलेशन को नाल हाइपोथेसिस खुद गलत है, लेकिन आप उसको फेल कर गया, नहीं कर पाया। दूसरा नाल हाइपोथेसिस करेक्ट है, लेकिन आप गलती से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों एरर है ना। नाल हाइपोथेसिस करेक्ट है, आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एरर करके रिजेक्ट कर दिया, या फिर नाल हाइपोथेसिस गलत है, आप एरर करके सही बोल दिया, ठीक है। यही है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ठीक है। नाउ जियोलॉजिकली जस्ट एक लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ टी टेस्ट का, बहुत इंटरेस्टिंग है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। Let us take two sets of meal-fed silver samples. Compare the mean grade between set and population and between two sets. ये देखो ये सेट है, 10 मंथ से कलेक्ट किया है सपोज डेटा, अप्रैल 2010 से मान लो जनवरी 11, सेट 1 सेट 2। तो क्या करके रखना है तुम्हें, इनिशियली हर एक सेट वाइज डिफरेंस करके रखो, डिफरेंस का स्क्वायर करके रखो। टोटल नंबर तो 10 है, ठीक है, सम करके रखो, हर एक का सेम सेट वाइज सम करके रखो, डिफरेंस वाइज सम करके रखो, डिफरेंस वाइज एवरेज करके रखो, सेट वाइज सभी का एवरेज सब कुछ करो, वेरिएशन करके रखो, स्टैंडर्ड डिवीजन कर बना के रखो। ये रेडी है हमारे पास, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास null hypothesis means no difference and mu1 means mean of population, mu0 means mean of population 2। ये पॉपुलेशन 1 से लिया गया, मान लो ये पॉपुलेशन
दोनों एक पॉपुलेशन या अलग वो देखना है, ठीक है। सो null hypothesis states that the mean mu1 of the parent population, mu1 means parent population जहां से ये चीज आ रहा है ना, from which samples are drawn is equal to or not different from mean of the other population, mu0. The samples are drawn from same population such that variance and shape of distribution are also equal. So ये है null hypothesis, mu1 equal to mu0, है ना, ठीक है। mu1 मतलब पेरेंट पॉपुलेशन और mu0 मान लो और एक अलग अदर पॉपुलेशन जिसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, सेम है कि नहीं, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटिव स्टैटिस्टिक्स क्या बोलेगा, तो फिर रिजेक्ट, ये mu1 नॉट इक्वल टू mu0, ठीक है। सो अभी क्या करना है ये सब तो वैल्यू को हमको पता है, इधर से हम लोग कैलकुलेट करके रखा है ना। सो टी स्टैटिस्टिक का सिंपल कैलकुलेशन में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डालना है हमको, टी इक्वल टू क्या होगा, दो सेट का सैंपल है ना, एक्स माइनस mu0 बाई एस बाई रूट ओवर एन, है ना। तो एक्स मतलब क्या है, इधर तो है एवरेज, है ना। सो दोनों के लिए अलग अलग देखो ना, टी मतलब इधर तो टी पॉपुलेशन पता है, एंड हम क्या बोल रहे हैं 5%, 2 डिग्री ऑफ ये लिया ना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस एरिया के बाहर होने से रिजेक्ट होगा नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सो टी 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 टेस्ट का स्टैटिस्टिक क्या है, मीन माइनस नल हाइपोथेसिस जो बोले पॉपुलेशन मीन, है ना, डिवाइडेड बाई एस बाई रूट ओवर एन। तो मीन क्या है, इधर देख लो 41.1 है सेट 1 के लिए, अभी फिलहाल सेट 1 के लिए बात कर रहे हैं आपको सर, तो 41.10 है। एंड हम लोग क्या बोल रहे हैं 40 के बारे में ये कर रहे हैं, मान लो 40 हम लोग कंसीडर किया ना, ठीक है, तो -40 डिवाइडेड बाई ये स्टैंडर्ड डिविएशन 6.38 बाई ये 6.38 आया है ना, ये जो, ठीक है, तो 0.54, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिर क्या है 10 सैंपल के लिए 10 माइनस 1 9, है ना, एंड 0.05 है हमारा अल्फा, इधर से अल्फा ये क्या है 1 टेल टेस्ट है ना, सो 1 टेल का 0.05 ले लो और डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 ले लो, 9 तो 1.83, ठीक है। लेकिन हमारा वैल्यू क्या है, हमारा वैल्यू टेस्ट टी स्टैटिस्टिक क्या है 0.54, काफी लेस देन आया ना, ये 1.83 सपोज, इधर 0.54 पहले आया तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। सो calculated value of 0.54 is much less than the table value of t, that is 1.83 for 9 degree of freedom and 5%, है ना, that is alpha value, है 1 टेल level of significance. So the t computed value lies away from region of rejection. The test is indecisive to suggest that population mean is greater than 40 gram per ton. So 40 ppm से ज्यादा है ना, ये हम बोल नहीं सकते, ठीक है। हम लोग इनडिसिसिव टू सजेस्ट पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 40 है, ठीक है। तो यह है इम्प्लीकेशन इसका। नाउ जेड स्टैटिस्टिक और टी स्टैटिस्टिक, ये दोनों के बारे में हम लोगों को थोड़ा ये होना है। देखो दोनों ऑलमोस्ट लगभग जेड और टी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होता है, जस्ट थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे जेड के टाइम पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन है, इसमें टी में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है ना, और इसमें मोर देन 30 वैल्यू यूज होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स बड़ा सैंपल्स के लिए होता है, ये लेस देन 30 होने से होता है। एंड स्कोर एंड स्टैटिस्टिक क्या है, देखो जेड स्टैटिस्टिक मतलब तो ये देखा है स्टैटिस्टिक है ना, जेड वैल्यू जिसको हम लोग टेबल के साथ कंपेयर करते हैं, वन सैंपल इन पॉपुलेशन। लेकिन स्कोर क्या है ना, स्कोर सिंपल है, एक एक इंडिविजुअल सैंपल का वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हालांकि अभी डायरेक्ट जेड स्कोर का जानने का जरूरत नहीं, आप स्टैटिस्टिक जान के रखो, वो
इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्टली हमको जब टेस्टिंग कर रहे हो ना, हम लोग स्टैटिस्टिक लेके काम करते हैं, क्योंकि टी स्टैटिस्टिक, जेड स्टैटिस्टिक। सो ये जो हम लोगों का मील फिट ग्रेड है ना, क्या हुआ तो फिर हम लोग पहले हाइपोथेसिस में क्या पकड़ा कि सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन सच दैट वेरिएंस एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो इक्वल। तो वही है, ये सेम पॉपुलेशन से ही है, रिजेक्ट कर नहीं पाया ना। पॉपुलेशन का क्या बोला था कि मीन है ग्रेटर देन 40, पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 30, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर नहीं पाया। करेक्ट है, 40 ग्राम पर टन के आसपास में ही हो, यही तो कंक्लूड कर पाए। ठीक है, सो ये ऐसा टाइप का टी टेबल होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड लास्ट में देखो इधर एक जेड है, जेड का अलग है, ये जस्ट दिखाने के लिए रखा हूँ। जेड का एक टेबल दिखाऊंगा जब जेड टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज distribution table provides critical t values for both one-tailed and two-tailed t test and confidence intervals. The final row is row है ना, in the table list the z distributions critical values for comparison. z distribution का अलग से बड़ा टेबल होता है, वो z के जब टेस्ट करेंगे ना दिखाएंगे। इधर देखो 9 और 8.3 क्या है, अभी जो टेस्ट किया ना 9 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज 10 सैंपल था, 10 सीजन था ना, एंड उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है 1.83 आ रहा है, जो कि हमारा वैल्यू उससे कम आया, तो इसीलिए हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और एक छोटा सा चीज जान के रखो, द पेयर टी टेस्ट होता है, और एक प्रोवाइड्स हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन मीन फॉर ए पेयर ऑफ रैंडम सैंपल। अभी तो ऑनली सेट 1 का क्या था ना, हम लोग सेट 1 कम्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन 40 जो बोल रहे हैं वही ना। ये दो सेट 1 सेट 2 के बीच में क्या है वो जानेंगे अभी है। इसका डिफरेंस जो है सेट 1 सेट 2 का, उसको भी वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि इधर सेट 1 सेट 2 का वैल्यू है ना, इसका जो डिफरेंस, ये डिफरेंस को जब आप प्लॉट करोगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। ये है हमारा मेन पॉइंट इसमें पेयर टी टेस्ट के टाइम पे। ठीक है, so let us assume that the two sets of samples are repeat analysis of silver at two different laboratories. ठीक है, तो फिर पेयर टी टेस्ट वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड फॉर टेस्टिंग इक्विवेलेंसी ऑफ द मीन्स। पेयर टी टेस्ट का एक कैलकुलेशन रहता है, डिफरेंस का मीन डिवाइडेड बाय मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इधर डिफरेंस डिफरेंस सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करके रखा है ना। ये जो है, ये जो डिफरेंस है ना डी, उसका मीन है ये 2.4 है ना, ये तो डिफरेंस का ईच का स्क्वायर है। तो ऐसा करके ये कैलकुलेशन में आप बिठा दो वैल्यू को, आपको डी पता है 2.4, समेशन ऑफ डी 24, समेशन ऑफ डी स्क्वायर 270, जस्ट इधर से देख के लिख दो ना, इधर कैलकुलेट करके रखा है देखो 270 समेशन ना, उसी को जस्ट डालना है इसको कैलकुलेशन में, तब आपको डी वैल्यू मिल जाएगा 270 आएगा। सॉरी, डी वैल्यू तो 2.4 आएगा, एच डी का स्क्वायर क्या है वो आ जाएगा। हाँ, एंड सम मीन ऑफ एच डी दैट मीन्स उसको डिवाइडेड बाई 10, नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करना पड़ती है, देखो एच डी स्क्वायर बाई एन उसका रूट है। ठीक है, ये 1.56 आएगा पेयर टी। ठीक है, तो 1.56 आएगा, अगेन उसको आपको ये वैल्यू से ही देखना है, 1.83 आ रहा है ना, लेकिन आपका 1.56 आ रहा है, दैट इज ऑल्सो लेस वैल्यू है ना, लेस देन द टेबल वैल्यू 1.83 फॉर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम and the 5% level of significance. So it does not fall into the critical region, and it will be concluded that there is no evidence to suggest that the two samples came from populations having different means. तो indeed ये क्या है, ये सेम सैंपल ही है, अलग पॉपुलेशन से नहीं है, और इसको हम लोग 2 बार कैलकुलेट किया है, दैट्स इट। तो ये है टी टेस्ट का जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रिलीवेंस। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट में हम लोग जेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।